बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन तल्ख हक़ाइक़ पर जो खामोशी से हमारे मुआशरे को अंदर से खोखला कर रहे हैं। कहीं ख़वातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ के साए में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, तो कहीं शहरी सहूलतें ज़बूहाली की तस्वीर बनी हुई हैं और कहीं सरकारी इदारे बदउनवानी के संगीन इल्ज़ामात की जद में आ चुके हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद और सिनफी इम्तियाज़ पर मबनी जुराइम की। नेशनल पुलिस ब्यूरो के ताज़ा एदादो शुमार ने खतरे की शदीद घंटी बजा दी है, जहां 3 साल में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के केसेस दुगने हो चुके हैं। इस सारे मामले पर तफसील के साथ बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम रुख करेंगे हैदराबाद का, जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर होने के बावजूद शहरी तफरीह गाहों से महरूम दिखाई देता है। पार्क्स की तबाहाली, रानी बाग और चिड़ियाघर की बिगड़ती सूरत हाल, 17 साल से नज़रअंदाज किए गए अवामी मकामात, जिम्मेदार कौन है और अरबों के मंसूबे कब हकीकत बनेंगे, इस पर तफसील से बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा हैदराबाद मोहम्मद वकास। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे मुल्तान से सामने आने वाले बड़े माली स्कैंडल की, जहां पर हॉर्टिकल्चर एजेंसी के मार्केटिंग शोबे में करोड़ों रुपए से जायद की मुबैना खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, जाली एडजस्टमेंट्स, कैश वसूलियां और बैंक में जमा ना होने वाली रकूम, एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। इस हवाले से तफसील से आगाह करेंगे हमें नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास। तो नाजरीन, चलते हैं पहली खबर की जानिब। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साइलेंट क्राइसिस की जो हमारे मुआशरे की जड़ें हिला रहा है। नेशनल पुलिस ब्यूरो के ताज़ा एदादो शुमार ये बताते हैं कि पाकिस्तान में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन यानी कि ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के केसेस जो हैं उनमें गुज़िश्ता 3 साल के दौरान दुगना इजाफा हो चुका है। नाज़रीन, घरेलू तशद्दुद, जिनसी ज़्यादती, अगवा, गैरत के नाम पर कत्ल, तेज़ाब गर्दी, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये वो कहानियां हैं जो अक्सर रिपोर्ट भी नहीं होती हैं। सवाल ये है कि क्या हम वाकई ही एक सेफ सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं या ये खामोशी हमें एक बड़े सानहे की तरफ ले जा रही है। मजीद इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक ने। रियाज, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना कि ये जो वायलेंस केसेस हैं ख़वातीन के खिलाफ, इसका जो एक डाटा है उसका ओवरव्यू दे दे ताकि हमारे नाजरीन को इस हवाले से पता चल सके। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल फरजाना, इंतहाई अहम इशू है ये हमारे माशरे में। ज़ाहिर है जहाँ पे 51% मुल्क में ख़वातीन हैं और वहाँ पे अगर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, तो आज हम इसका ओवरव्यू लेते हैं क्योंकि डेटा हमारे पास बहुत है, तो हम डेटा के बाद फ़ौरन जो है वो दूसरी चीज़ों पे आएंगे। तो जो क्राइम्स की नौइयत है वो तो कई जगहों पे तो शायद स्क्रीन पे बयान करने वाली भी नहीं है। जो चीज़ें बयान की जा सकती हैं वो मैं यहाँ पे बयान करूँगा। जो घरेलू तशद्दुद और जो मर्डर के वाक़यात समेत जो तेज़ाब फेंकने वाले, गैरत के नाम पे कत्ल वाले वाक़यात और इसके अलावा जो जिनसी ज़्यादती है, फिर इसके अलावा हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो है, जो काम की जगह पे जो हरासानी का वाक़या है, फिर जिनसी और जिस्मानी और जो ज़हनी तशद्दुद है उसके हवाले से जो है पूरी तफसील है। जो परेशान कुन बात है वो ये है कि इसमें 2021 से लेकर अब तक मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अच्छा। मिसाल के तौर पर 2021 में जो ये फिगर था इन तमाम वाक़यात का वो 30,757 था। फिर 2022 में ये 35,000 हो गया, 2023 में 46,000 हो गया और इसके बाद 2024 में 61,000 तक ये पहुँच चुका है। और 2025 का डेटा अभी कंपाइल हो रहा है, तकरीबन फाइनल हो चुका है, तो वो शायद 80 से ज़्यादा क्रॉस कर जाए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 2021 में 35,000 ये वो रिपोर्टेड केसेज हैं। अच्छा, ख़वातीन के खिलाफ जो सिनफी इम्तियाज़ बरत कर जो ज़्यादती की जाती है, तो 36,000 से फिगर स्टार्ट हुआ है उन वाक़यात का और 61,000 तक जो है ये वाक़यात पहुँच चुके हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा वाक़यात हैं वो जिनसी ज़्यादती की रिपोर्ट हो रहे हैं। फिर उसके अलावा जो तशद्दुद के हैं, चाहे वो घरेलू तशद्दुद हैं, चाहे वो किसी और मामले पे जो है वो जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है, उसके वाक़यात सबसे ज़्यादा जिनसी जो ज़्यादती के वाक़यात हैं वो 39,000 2021 में थे और वो बढ़ते बढ़ते 35,000, फिर 43,000 और आखिर में 2024 में 41,000 तक जो है वो पहुंच चुके हैं। इसी तरह किडनैपिंग, अगवा, बराए तावान कह लें या अगवा, फिर वो हम देखते हैं कि वहाँ पे जाती वगैरह के वाक़यात भी रिपोर्ट होते हैं, तो वो 20,000 से बढ़ते बढ़ते 2024 में 27,000 तक पहुँच चुके हैं। और दूसरे कई ऐसे वाक़यात थे जो इसमें वायलेंस में लिस्ट नहीं किए गए
उनकी तादाद भी जो है वो 1600 से जो है वो तकरीबन 23,000 तक पहुंच चुकी है। तो ये बड़ा शॉकिंग फिगर है। और सूबाई फिगर्स की तरफ अगर हम जाएं तो किसी हद तक पंजाब की जो डेटा रिपोर्टिंग है वो निस्बतन बेहतर हुई है। कुछ डेटा मैनिपुलेशन की भी रिपोर्ट्स आई हैं मुख्तलिफ सूबों के हवाले से। अब इस पे मजीद जो है वो आगे फिर हम इस पे मजीद चल के इस जो है वो प्रोग्राम में बहस करते हैं कि मामला क्यों है और क्या है। केसेस की बात हो रही है, घरेलू तशद्दुद के अगर केसेस देखे जाए तो सबसे ज्यादा घरेलू तशद्दुद के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो क्या हम कहेंगे इसको, क्या हमारा खानदानी निज़ाम वाकई इतना गैर महफूज हो चुका है कि आए रोज हम इस तरह के केसेस देख रहे हैं? देखिए, इसमें फरजाना ये एक बहुत जो है ये सारा मामला बहुत पेचीदा है, लेकिन इसमें सिर्फ अगर घरेलू तशद्दुद वाला जो मामला है अगर हम इसे भी उठाकर देखें तो ये सिर्फ ये वाक़या नहीं है कि वो है ना जो रिपोर्ट हुए और बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब जो है वो एक जो ट्रेंड इस सारे मामले में, इस सारे अनफॉर्चुनेटली मनफी जो खबरें हैं जो हम डेटा डिस्कस कर रहे हैं, एक मस्बत पहलू ये सामने आया है कि पुलिस के हुकाम ये कह रहे हैं कि अब लोग आके चीज़ें रिपोर्ट करते हैं, लोग आके बताते हैं। आपने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, जो तशद्दुद की बात की, घरेलू तशद्दुद जो है ये एक ऐसा इशू है कि आप अपने घर में अपने भाई, अपने वालिद, अपने शौहर या घर में कोई और अगर मर्द है उसके खिलाफ जाकर अगर पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो इसके लिए यकीनन औरत को दाद देना पड़ती है कि वो पुलिस स्टेशन में जाके दरख्वास्त देती हैं, मुकदमा दर्ज करवाती हैं या इस तरह का कोई प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करती हैं। तो ज़ाहिर यकीनन ये एक बड़ी मस्बत जो है वो पेशरफ्त है। लेकिन जैसा आपने कहा कि इन वाक़यात में इजाफा देखने में आ रहा है, तो इसमें इसकी बेतहाशा वजूहात हैं, जिसमें माली वजूहात भी हैं, जिसमें अगेन बहुत सी जगहों पर मर्दों का इनसिक्योर होना भी है कि बहुत सी जगहों पे ऐसा हुआ है कि औरतों ने अपने कारोबार घरों पे शुरू कर लिए या औरत कहीं पढ़ा रही है, कहीं पे जॉब कर रही है, तो वहाँ पे जो है वो जेलिसी का फैक्टर आ गया। फिर फाइनेंशियल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्लैश करते हैं। अमूमन जो है पुलिस स्टेशन के पास तरह के केसेस आते हैं कि पैसे के मामलात पे, बच्चों को खर्च देने के वाले मामलात जो हैं, एक ही घर में रह रहे हैं और वहाँ पे जो है वो लड़ाइयाँ होगी, वो कहते हैं आप कमाते हैं आप दें। इस हवाले से बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो आपने हमें अभी बताई कि अब लोग सामने आना शुरू हो गए हैं, इसके ऊपर बात करना शुरू हो गए हैं, इसकी रिपोर्ट्स करवाना शुरू हो गए हैं। तो एक हल्का सा ओवरव्यू इस हवाले से भी दे दें कि कितने केसेस हैं जो इस वक्त अदालतों में मौजूद हैं और वो चल रहे हैं। अदालतों के हवाले से तो तकरीबन हज़ारों केसेस ऐसे हैं जो अदालतों में हैं। सिर्फ पंजाब की हद तक जो है वो बात की जाए तो टोटल केसेस जो है वो 19,532 केसेस ऐसे हैं जो अब तक वो हो रहे हैं। लेकिन जो परेशान कुन ट्रेंड है इस सारे मामले में वो है प्रोसिक्यूशन, यानी जब एक मुकदमा दर्ज हो गया है उसके बाद मामले को आगे लेके जाना, क्योंकि सिर्फ औरत की ये कामयाबी तो होगी कि उसने अपने शौहर या अपने घर में किसी के खिलाफ करवा दिया, या जो काम की जगह पे हरासानी वाला मामला है, दफ्तर में, स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे अगर कहीं पे उनको हरासानी का सामना करना पड़ रहा है तो अगर वो उनके खिलाफ कंप्लेंट देते हैं तो सिर्फ कंप्लेंट देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके अलावा पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट का ये काम होता है कि इसको आगे पसू किया जाए। तो और अदालतों में जो केसेज हैं तो उनका जो असल चीज़ ये है कि आगे वो कैसे जाते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा जो पंजाब वाला अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा परेशान कुन ये है, और ये तकरीबन सारे सूबों में ट्रेंड चल रहा है। 4 से 5, 6 और 7% केसेस हैं जो अदालतों में मौजूद हैं। कितने केसेस का फैसला हो चुका है, कितने पेंडिंग है? अगर परसेंटेज की बात की जाए फरजाना, मैं सिर्फ पंजाब के अगर क्योंकि मेरे सामने एक बड़ा सूबा है, यहाँ पे इस तरह के वाक़यात में बड़ा वो होता है, तो अगर जिनसी तशद्दुद की बात की जाए तो 4% केसेस का जो है वो फैसला हो चुका है। और जो वाक़यात थे, हाँ जी, जो 4%। और अगर बात की जाए कि कितने टोटल केसेस डिटेक्ट हुए तो 783 जो है, ये सिर्फ 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। 783 केसेस डिटेक्ट हुए जिसमें 4% का फैसला हुआ है। तो आप इसे अंदाज़ा लगाएं, ये वो चीज़ें हैं जो फ्रस्ट्रेशन का बायस बनती हैं। यहाँ से एक औरत, एक लड़की, एक वालदा, माँ, बेटी, बहन जब अदालती निज़ाम के पास जाती है, और वो हमारे यहाँ एक आगे चल के हम इस पर बहस भी करेंगे, एक अफसोसनाक पहलू ये है कि अदालतों में जब एक मामला हो गया, पूरी दुनिया में ये होता है कि एक मरतबा आपका वीडियो उस पर एक रिकॉर्ड जो है वो आपका आ गया, रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद बार बार अदालतों के चक्कर, बार बार थानों के चक्कर
ये नहीं होता। 4% तो हमारे यहाँ तो ये होता है, माइनर परसेंटेज है, बहुत ही शॉर्ट परसेंटेज है। मतलब क्या वजह है कि इन केसेस का फैसला ही नहीं हो पा रहा है? क्या इसकी वजह क्या है? क्यों बनती है इस तरह के मामलात कि वो उनके जो है उनका हल नहीं निकलता है और वो फैसला नहीं हो पाता है इन केसेस का? देखें, अब अगर हम सिर्फ पंजाब में, आपने अब अगेन बात की, मैं इस पे आता हूँ कि फैसलों किडनैपिंग ख़वातीन की अगवा के हवाले से 3486 केसेस जो है वो दर्ज हुए, और उसका जो टोटल जो डिस्पोजल का जो परसेंटेज है वो आप हैरान होंगे, वो 1% है। तो अब हैरान, मतलब ये अफसोस की, मतलब 1%, यानी जो है 3486 वाक़यात हो रहे हैं, और यहाँ पे 1% हमारे पास परसेंटेज है कि ये जनाब डिस्पोज ऑफ हुए हैं, उनके जो मामलात हैं यानी हल हुए हैं। तो मुझे बताएं, 99% ख़वातीन, ये सिर्फ पंजाब में एक साल में अगर ये फिगर है, एक साल में ये हाल है, तो मुझे अगेन वही बात आ जाती है कि इस अदालती निज़ाम पे ख़वातीन क्या, मतलब मर्दों का तो मामला चले, हम इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे, ख़वातीन क्या ट्रस्ट कर सकती हैं कि अगर मैं किसी शख्स के खिलाफ अदालत में जाऊं, पुलिस में जाऊं, फिर पुलिस से वो सिलसिला अदालत की तरफ जाए, और वो कितना मुझे इंसाफ मिलेगा? बल्कि उस बेचारी को तो अपने काम की जगह पे, अपने घर पे ख्वार कर दिया जाता है कि एट द एंड उसको मुकदमा दायर करवाने का कोई फायदा ही नहीं होता है, उसको वहां से छोड़ना पड़ता है कि भाई जान छोड़ो भाई मेरी, मैं इसको मजीद परसू नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बहुत पेनफुल, और तमाम सूबों में ये ट्रेंड है, ये किसी एक सूबे में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल ऐसा ही। आते हैं कि ये सारे मामलात क्यों लिंगर ऑन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कुछ पुलिस ऑफिशियल से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि रियाज, इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस का रवैया इंतहाई अफसोसनाक होता है। कुछ जो है वो जगहों पे बैनुल-अक़वामी जो NGOs हैं, INGOs वगैरह हैं, उनके जो है ताउन से वो ट्रेनिंग्स भी हम कर रहे हैं, हम वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं। हम जो हमारी लेडीज़ पुलिस हैं, हमारे जो मेल पुलिस हैं, कि आपके पास अगर बच्चा आता है या बच्ची आती है या कम उम्र लड़की आती है 18 साल से उम्र, 18 साल से ज़्यादा अगर खातून आपके पास आती हैं, आपने इन सब को कैसे ट्रीट करना है? आपके सवालात का अंदाज़ क्या होगा कि आपने हंसी मजाक करना है, आपने संजीदगी से किस तरह करना है, आपने उनको कैसे कंफर्टेबल करके अपने सवालात करने हैं। वो कह रहे थे कि चीज़ें हो रही हैं, ज़ाहिर है, जिसकी वजह से ये केसेस रिपोर्ट होना भी शुरू हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ तक ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे मुआशरे में ज़ाहिर ख़वातीन के हवाले से जिस तरह मगरिब में है कि बहुत ज़्यादा ओपननेस है, खुल के बात करते हैं बहुत से मामलात पे, हमारे यहाँ दायरा ख़वातीन बात करने के बावजूद भी हमने देखा है ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। 2023 की बात कर लीजिए तो उसके अंदर ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के लिहाज से देखा जाए तो उसे सबसे ज़्यादा खतरनाक साल करार दिया जा रहा है। तो सवाल यह है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस उस साल कहाँ नाकाम हुई हैं, क्यों वो कुछ नहीं कर सकी हैं इस हवाले से? फरजाना, जैसे मैंने कहा कि जितने पुलिस लोग के अफसरान से बात की जाए, और ये 20 से ऊपर के अफसरान हैं जो बहुत सी जगहों पे DIGs भी हैं, उनका ये कहना है कि देखें हमारी तरफ तो है ही है, लेकिन मसला अब हमारे यहाँ ये होता है कि केस को पसू करना, मिसाल के तौर पर जहाँ पे जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हो गए, गैरत के नाम पे कत्ल वाले मामलात हो गए, वहाँ पे क्या करते हैं, जिस तरह मतलब कंदील बलोच का केस हमें याद है कि उनके भाई ने उनको जो है वो कत्ल कर दिया, लेकिन उनके वालिद ने उनको माफ़ कर दिया। अब ये इस तरह की चीज़ें जो हमारे यहाँ कवानीन ऐसे हैं, कानून शहादत का जो कानून है, इन चीज़ों पे करना है कि मेरे साथ जितना भी जुल्म हो गया है, घर के अंदर हुआ है, घर से बाहर हुआ है, अगर मैं जाती हूँ तो मुझे पूरा इंसाफ मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ मुआशरे में कैमरों के सामने लाकर उनको जो है वो, हमने देखा है आज भी गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो क्या हमारे लॉज और सोशल माइंडसेट में अभी तक कोई तब्दीली नहीं आ सकी है? देखें, अगेन ये एक ऐसा इशू है कि शायद इस पे मेरा ख्याल है कि अगर पार्लियामेंट में मौजूद जो हम क्यों डरते हैं रियाज, मतलब सवाल ये है कि क्यों डरते हैं इतना? आपने जिस तरह से अभी वो वाक़े का जिक्र किया कि घर के अंदर डकैती हुई, लेकिन उसे ज्यादती का निशाना भी बनाया गया खातून को, लेकिन डकैती तो रिपोर्ट हो गई, लेकिन ज्यादती का जो केस है उसे दबा दिया गया। तो क्यों इतना खौफ है हमारे मुआशरे के अंदर? बिल्कुल, अभी एक और वाक़या जो कुछ दिन पहले हुआ, कसूर में वाक़या हुआ कि जो है खातून के साथ ज़्यादती का वाक़या हुआ, तो हमने देखा कि इल्ज़ाम जो लगा वो वहाँ के जो ASI थे, उन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगाया खातून ने। फिर उसके बाद जब केस जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो पता चला कि वो नहीं था, उनको अदालत ने बरी कर दिया। उसके बाद जो है वो खातून ने ख़ुद को जलाने की कोशिश की।
तो उसके बाद सीएम पंजाब तक मामला चला गया। जब सीएम पंजाब तक मामला गया तो उसके बाद दोबारा इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जो है वो थॉरली जब शुरू की तो पता चला कि जो ज़्यादती हुई थी उसमें जो सगा चचा है वो इसमें शामिल था, लेकिन वो उसको ब्लैकमेल करता रहा, वो उसको डराता धमकाता रहा। तो वो बेचारी जो है वो खुद उसका नाम नहीं ले सकी, उन्होंने एएसआई एक साहब थे, एक और पुलिस के ऑफिशियल थे, उनका नाम ले लिया। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि ये वो सारे प्रेशर्स हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर हैं। इसमें रहकर खातून आके रिपोर्ट करे, फिर उसको मुसलसल परसू करे, और फिर हमारे यहाँ ये है कि अदालतों में पेशियां तो देखा जाए जो ज्यादती के केसेस होते हैं या फिर इज्तिमाई ज्यादती के केसेस होते हैं, अव्वल तो ये रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट हुए हैं उसके अंदर भी हम अब देख रहे हैं कि 3 गुना इजाफा हो गया है। सवाल ये है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आखिर वो कहां पर है, वो इस हवाले से क्यों कोई ऐसे इकदाम नहीं कर रहा है ताकि इस तरह के केसेस को रोका जा सके? देखिए, हमारे अदालतों में भी मसाइल हैं, हमारी बहुत सी जगहों पे जो सबसे बड़ा इसमें चैलेंज है वो ये है कि हमारी जो अवाम है, जो हमारी पब्लिक है, जिसमें मतलब सब आ जाते हैं, लेकिन यहाँ ख़वातीन का मामला है, उसको सिस्टम पे ट्रस्ट आना चाहिए, उसको अदालतों पे ट्रस्ट हो कि मैंने एक शिकायत एक बंदे के ख़िलाफ़ कर दी है तो मुझे उसका जवाब जो है वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हुआ ये है कि बहुत सी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, बहुत सी जगहों पे डरा धमका दिया जाता है जो है वो विक्टिम को। विक्टिम ब्लेमिंग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है और कहा जाता है हाँ जी इसी ने तो कुछ गलत किया होगा। मोटरवे पुलिस वाला वाक़या था तो जो है वो एक सवाल रियाज हमेशा औरत के किरदार पर, उसके कपड़ों पर, उसके ओढ़ने पहनने बैठने उठने हर चीज के ऊपर उठाए जाते हैं। आपने कहा कि अदालतों के अंदर जो है वो इस तरह के मामलात हैं कि वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमने देखा है एक और बड़ी अहम चीज है कि काम की जगह के ऊपर, जहां पर जो वर्क प्लेस होती है किसी खातून की, सेक्सुअल हरासमेंट और साइकोलॉजिकल हरासमेंट, इसके बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं। मतलब हम कहें कि खवातीन के लिए कोई भी सेफ वर्क एनवायरनमेंट मौजूद ही नहीं है, वो ना निकले घर से। दिस इज मतलब वेरी अनफॉर्चुनेट फरजाना, बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि मेरा तकरीबन 17-18 साल का जो एक्सपीरियंस है जर्नलिस्टिक के, जहाँ पे काम की जगह पे जहाँ पे ख़वातीन हो वहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जेंडर बैलेंस होना ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ एक ये इशू आ रहा है कि जेंडर बैलेंस भी नहीं है हमारे यहाँ वर्क प्लेस, पूरे मुल्क में कोई भी जो है अदलिया से लेकर हम कहीं भी चले जाएं तो वहाँ पे ये होता है। एक इशू ये होता है सबसे बड़ा कि जो मैंने कुछ इदारों में काम किया है वहाँ पे ये होता है कि उन्होंने हैरेसमेंट कमेटी बनाई होती है। तो किसी को अगर हरासानी का सामना करना पड़ता है तो उनको जो है वो खातून जो है वो ईमेल करती हैं, और वो या मर्द भी हो सकता है, वो ईमेल जो है वो हैरेसमेंट कमेटी के हेड को कर देते हैं और उसके बाद उस केस को परसू किया जाता है। और कई जगहों पर मैंने लोगों को फायर होते देखा जॉब से। अगेन वही बात, केसेस तो रिपोर्ट हो रहे हैं, अब खवातीन ने बोलना भी शुरू कर दिया इस हवाले से, मगर कन्वेंशन रेट यानी कि सजा की जो शरह जिसे हम कहते हैं वो इतनी कम क्यों है? क्या हम ये कहें कि अभी भी मुजरिमों को इस हवाले से इम्यूनिटी हासिल है? देखिए, बजाय तो यही लगता है। आपने जो है वो जो है एक किस्म की पते की बात करती कि यहाँ पे बदकिस्मती से यह होता है। मिसाल के तौर पर पुलिस केपी पुलिस के एक ऑफिसर ने शॉकिंग बात की, और वो भी डीआईजी थे। उन्होंने कहा कि एक केस में हमारे यहाँ ये हुआ कि जो ज्यादती का वाक़या था तो जो मुलजिम था उसका डीएनए मैच कर गया खातून के साथ जिनके साथ जो विक्टिम थी। उसके बाद जो है वो अदालत कह रही थी जी हमने इनको दिफा का हक़ के दिफा देना है। हाँ। उन्होंने ये कहा कि जी हमें इसमें तरमीम करनी चाहिए कि जहाँ पे अगर ये मामला हमें पता चल गया कि ये वाक़या इसमें ये विक्टिम के ख़िलाफ़ जो है ये मुलजिम जो है उसका डीएनए साबित हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, उसके बाद अदालत को मामला ठप कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि जनाब इसको जो सज़ा बनती है उसके बाद जो है ना इसको जेल भेजा जाए और इसके बाद मजीद कुछ नहीं होगा। अब हक़ के दिफा किस चीज़ का दे रहे हैं? मतलब कि क्या वो क्या कहेगा मुलजिम? क्या कहेगा कि ये गलती से हो गया? मतलब ये तो जुल्म है। तो इसमें कोई शक नहीं है फरजाना कि हमारे यहाँ जो अदालती निज़ाम है, जिस तरह से ये मामला हैं, जिस तरह से केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं, हमें तो लगता है कि आने वाले सालों में शायद हमें एक ह्यूमन राइट्स इमरजेंसी की तरफ बढ़ना पड़ जाए। नाज़रीन, ये इदादो शुमार हमें सिर्फ परेशान नहीं करते हैं, ये हमसे जवाब भी मांगते हैं। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद जो है वो सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं है, ये एक समाजी, इखलाकी और रियासती इम्तिहान है। जब तक अकाउंटेबिलिटी, रिफॉर्म्स और अवेयरनेस एक साथ नहीं आएंगी ना, तब तक ये नंबर्स यूं ही बढ़ते चले जाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ कर जा रहे हैं, क्या हम वाकई ही अपनी खवातीन को महफूज बना पा रहे हैं? वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की। एक ऐसा शहर जो आबादी के लिहाज से तो बड़ा है, लेकिन रिक्रेशनल फैसिलिटीज़ की बात की जाए यानी कि तफरीही सहूलियात की बात की जाए तो उसमें इंतहाई महरूम दिखाई देता है। आपको बताएं कि लाखों शहरी सस्ती और सेहतमंद सहूलत से अब भी महरूम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रीन बेल्ट स्टोर, चिड़ियाघर, पार्क्स, ये सब के सब जो हैं वो तबाह हाली की तस्वीर पेश कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये मामला आखिर क्यों है? क्या ये मिसमैनेजमेंट का नतीजा है या कि कुछ और है? इस पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हैदराबाद मोहम्मद वकास ने। वकास, सबसे पहले तो ये बताएं ना कि सिंध जो है वो दूसरा बड़ा शहर है, तो फिर यहाँ रिक्रेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर क्यों है? जी देखें फरजाना, जिस तरह से आपने बताया कि हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, तो बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि वाकई हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर तो है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हैदराबाद सिंध हुकूमत की नज़रों से मुकम्मल तौर पर ओझल है। बल्दियाती इदारों की बात कर लें, इंतज़ामिया की बात कर लें, हुकूमत सिंध की बात कर लें, तो हैदराबाद हमेशा से अदम तवज्जुही का शिकार रहा है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हों, शहर में खेलों के मैदानों का मसला हो, शहर में सेहत व सफाई की सूरत हाल हो, तो लगता यूँ है कि हैदराबाद को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया है। अब आज जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारी स्टोरी है, वो है कि जो सहूलियात है यहाँ पे सैर व तफरी की, उसका बहुत बड़ा फुकदान है। तो अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि हैदराबाद की जो आबादी है वो 30 से 35 लाख पर मुश्तमिल है। उसके बावजूद हैदराबाद के शहरी जो तफरीही सहूलियात हैं उनसे बिल्कुल महरूम हैं। शहर में जो पार्क्स हैं उनकी सूरत हाल बहुत ज़बूहाली का शिकार है। पार्क्स हैदराबाद में एक तफरी मुकाम है, सबसे बड़ा हैदराबाद का तफरी मुकाम रानी बाग, वो तबाही और बर्बादी का मंजर पेश कर रहा है। रानी बाग की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो बड़ा एक इसका तारीखी पस मंजर है। 1861 में रानी बाग बनाया गया था, क्वीन विक्टोरिया के नाम पर इसका नाम रखा गया। इसमें चिड़ियाघर बनाया गया, बड़ा खूबसूरत पार्क, इसमें बागात बनाए गए बाकायदा। 70 और 80 की दिहाई तक की बात करें तो ये अपने उरूज पर था। एक आलीशान ये रानी बाग था, ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि सिंध के दीगर अजला से यहाँ पर बाकायदा बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में शहरी आया करते थे, एंजॉय किया करते थे, फैमिलीज के साथ आते थे। अब क्या सूरत हाल है? 2008 जिले हुकूमत का जो दौर था, आखिरी बार रानी बाग की चिड़ियाघर की तज़ीनो आराइश की गई। 15 करोड़ रुपए की खतीर रकम यहाँ खर्च की गई। बाकायदा अफ्रीका से, बैरून ममालिक से यहाँ पर जानवर लाए गए, लेकिन अदम तवज्जुही। फिर वही बात कि हैदराबाद कहने को तो दूसरा शहर है, लेकिन इसको कोई ओन करने को तैयार नहीं है। जिले हुकूमत का दौर जब खत्म होता है तो लगता यूं है कि रानी बाग को बिल्कुल ही लावारिस छोड़ दिया गया। ठीक, अब वहाँ जो सूरत हाल है, कई सारे जानवर ऐसे हैं जो मर चुके हैं। जो जानवर वहां पर मौजूद हैं, बाग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखा जाए तो तकरीबन तमाम पार्क्स ही तबाहाली का ही शिकार हैं और किसी किस्म की कोई मैनेजमेंट वहां पर दिखाई नहीं देती है। तो अगर हम इसके हवाले से बात करें तो 17 साल की मुसलसल नेग्लिजेंस, ये किसका नतीजा है और किसकी जिम्मेदारी थी ताकि ये जो है इनको भरपूर आबाद किया जाता? जी बिल्कुल, देखिए फरजाना, रानी बाग की जो मैं बात ज्यादा कर रहा हूं उसकी वजह यह है कि इसका एक तारीखी पस मंजर है। यह हैदराबाद की सबसे बड़ी तफरीगाह है। बाकी पार्क्स की सूरत हाल भी बिल्कुल ऐसी ही है। आपने बिल्कुल सही बताया कि 17 साल का तवील अरसा गुजर गया है। हैदराबाद के जो तफरीही मकामात हैं, जो पार्क्स हैं, उनकी कोई तज़ीनो आराइश नहीं की गई। लबे मेहरान पार्क आप हुसैनाबाद की आप बात कर लें, 6 नंबर नसरी पार्क की आप बात कर लें, 8 नंबर आयशा पार्क की आप बात कर लें, 8 नंबर लतीफाबाद बेबी अफजा पार्क की आप बात कर लें, नूरानी बस्ती के मुस्तफा पार्क की बात कर लें, सूरत हाल सब जगह बिल्कुल वैसी की वैसी है। जो वॉकिंग ट्रैक्स बनाए गए थे वो टूट फूट का शिकार हैं। जो बाउंड्री वॉल्स ग्रिल्स लगाई गई थी वो बेशतर मकामात से चोरी हो चुकी हैं। जो वहां पे पौधे खूबसूरती के लिए लगाए गए थे वो खत्म हो चुके हैं। जो लैविश ग्रीन ग्रास लगाई गई थी अब वहां पर ऐसा लगता है कि बाकायदा मट्टी तक नहीं डाली जाती। जो झूले लगाए गए थे वो टूट फूट का शिकार हैं। हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 साल से अगर हम बात करें तो बल्दियाती नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, बल्दियाती इदारों की यहाँ पर जो है बाकायदा गवर्नेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी ना ये बल्दियाती नुमाइंदे काम करने को तैयार हैं, ना टाउन यहाँ पर कायम करने को तैयार हैं। रानी बाग की इतनी इनकम क्यों नहीं है कि वो अपने ही जो मामलात हैं, माली इखराजात हैं, वो पूरे कर सके? देखिए, इस पे भी एक सवाल खड़ा होता है कि जब ये बात इनकम की होती है तो फिर ये सवाल उठता है कि जो रानी बाग के अंदर मुख्तलिफ 30 से ज्यादा स्टॉल्स हैं जो बाकायदा इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे दिए में, बताया ही जाता है ज़राई का मुबीना तौर पे ये बताया गया है कि 60,000 से 1 लाख रुपए महाना
इन केबिन से, इन स्टॉल से वसूल किया जाता है। हाँ। जो रानी बाग की टिकटिंग है, जब आप रानी बाग में दाखिल होते हैं तो एक टिकट लेना तो पड़ता फिर है, ये पैसा उसको भी री-इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट में में दे नजर दिया क्यों गया नहीं है। आ रहा? ये पैसा री इन्वेस्टमेंट में नजर क्यों नहीं आ रहा है फिर? यही बिल्कुल यही सवाल है। हैदराबाद के शहरी भी ये सवाल पूछते हैं। तो बताया ये जाता है कि हमें ये बताया गया कि 2023 में एक मंसूबा लाया गया था कि जी रानी बाग और चिड़ियाघर को दोबारा से असरनौ तामीर किया जाना है। एक इस हवाले से ये बताया गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कंसोर्शियम बनाया गया है। अच्छा। जो कि काम करेगा और 2-3 कंपनीज मिलकर रानी बाग को रिहेबिलिटेट करेंगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि 2 साल का अरसा गुजर चुका है, अभी तक ये मंसूबा अल्तवा का शिकार है। हाँ। इस पर कोई काम नहीं किया गया। बताया ये गया था कि जी 5 अरब खर्च किए जाएंगे, रानी बाग को बहुत बेहतरीन एक अम्यूजमेंट पार्क बनाया जाएगा, यहाँ पर अलग से थीम पार्क होंगे, बाकायदा मुख्तलिफ इसको पार्टीशंस किए जाएंगे। लेकिन 2 साल गुजर गए हैं। 2023 में ये बात पहले बताई गई थी, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी तक ये मंसूबा शुरू नहीं हुआ। जब शुरू नहीं हुआ तो ये खत्म कब होगा? नाज़रीन, इस सारे मामले पर हमने डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन से बात की है। उनका इस बारे में क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। उससे कुछ खास इनकम नहीं है। रानी बाग जो बनाया गया था उसकी विजन यही थी, उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हमारे पास लोअर इनकम ग्रुप्स की फैमिलीज़ है जिनके पास दीगर तफरी गाहें या महंगी जगहों पे जाने की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, वो रानी बाग आ सकती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला इस हद तक आगे आ चुका है कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभी जो भी कंपनीज इसमें बतौर कंसोर्शियम हायर की गई है या जो होने जा रही हैं, उनके साथ सिर्फ कंसेशन एग्रीमेंट साइन होना है, जिसके 1 महीने के बाद ये लोग अपना फॉर्मली कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू करेंगे साइट पे। इस प्रोजेक्ट में जो अहम चीज़ है उसमें पूरा आपका जू नया बनेगा। आपकी जितनी भी प्ले एरियाज, जॉय राइड्स हैं, वो मॉडर्न तर्ज पे और नए पैमाने पे लेके आएंगे, जैसे आप कराची, लाहौर बड़े शहरों में देखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन साहब, आपने हमारे शो के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। वकास कमिश्नर साहब यही कहते हैं कि आमदन बहुत कम है, तो अगर आमदन कम है तो क्या ये मसला जो है वो रेवेन्यू मॉडल का है कि वो उस तरह से उसको बना नहीं सके हैं, या फिर ये गवर्नेंस की फेलियर का मसला है? देखिए, ये सीधे सीधा गवर्नेंस का फेलियर है, क्योंकि जब 2008 में आप रानी बाग में 15 करोड़ रुपए की खदी रकम खर्च करते हैं, चिड़ियाघर में जानवर लाते हैं, उसको एक बहुत खूबसूरत तरीके से बनाते हैं, तो फिर क्यों ऐसा हुआ कि 2008-9 के बाद जब ज़िले हुकूमतों का दौर खत्म हुआ तो रानी बाग के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई? हाँ। अगर आप पहले वहां पैसा लगा सकते हैं तो उसको आपने देखभाल भी तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, ये ज़िले हुकूमत के बाद उनकी जो इंतजामिया थी उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। रानी बाग को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया, जिस तरह इस शहर को कई सालों से लावारिस छोड़ दिया गया है। 17 साल से हैदराबाद, अगर की हम बात करें जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, तो सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो सिंध हुकूमत उस तरह से हैदराबाद में डिलीवर नहीं कर पा रही है जिस तरह से डिलीवर करना चाहिए था हैदराबाद को। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो दीगर पार्क्स हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो बिल्कुल यही सूरत हाल है। लबे मेहरान पार्क जो कि हुसैनाबाद में दरिया सिंध के किनारे बनाया गया, बहुत खूबसूरत, बाकायदा वहां पर एक स्विमिंग पूल बनाया गया, तालाब, जहां पर बच्चों के लिए तैरने की सहूलियात फराहम की गई। अच्छा। अब उस पार्क की ये हालत है कि वहां पर कोई जाने को तैयार नहीं है। बाकायदा वहां पर होटल मालिकान की जानिब से जो बात आप कर रहे हैं कि है। वहां पे जिस तरह से तजावुजात हो चुकी हैं ग्रीन बेल्ट्स की जगह के ऊपर, तो हमने तो देखा है कि वहां पे ग्रीन बेल्ट्स बिल्कुल खत्म हो गई हैं या फिर उनको छोटा कर दिया गया है। तो जिस तरह से उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही है, ग्रीन बेल्ट्स को खत्म किया जा रहा है या छोटा करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, तो क्या ये शहर के एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए खतरनाक नहीं है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सवाल जब डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद से हमने किया तो उस पर उनका ये कहना था कि ग्रीन बेल्ट्स की देखभाल के लिए फंड्स मौजूद नहीं हैं। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने ये बताया कि ग्रीन बेल्ट्स बना तो दिए गए लेकिन इनके ठीक करने का कोई प्लान नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास फंड्स नहीं है। यहाँ तक कि डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने ये भी बताया कि टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हमें तवक्कुआत थी, लेकिन टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस अपने उनके इश्यूज हैं तनख्वाहों के, पेंशन के, तो कोई इस जानिब तवज्जो देने को तैयार नहीं है कि किस तरह से काम किया जाए। एक चीज़ आपके पास मौजूद थी, उसका आपने ख्याल नहीं रखा, तो उसको कम से कम अब उसको बेहतर तो करें।
लेकिन यही बिल्कुल ऐसे ही हाल है। बार बार हैदराबाद के साथ होती है कि जो चीज खराब हो गई है वो खराब हो गई है, उसे हमने बेहतर नहीं करना, अपनी वो जिम्मेदारी खराब हमने अदा होती नहीं है करनी। तो उसमें मजीद खराबियां ही आती हैं। नाज़रीन, मैंने कहीं पढ़ा था कि पार्क्स और तफरीह गाहें जो होती हैं वो सिर्फ सैर की जगह नहीं होती हैं, ये किसी भी शहर के लंग्स यानी कि फेफड़े होते हैं। अगर आज हैदराबाद के ये फेफड़े तबाह हो रहे हैं तो इसका असर सिर्फ खूबसूरती पर नहीं, शहरियों की हेल्थ, मेंटल वेलबींग और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी पड़ रहा है। सवाल सिर्फ मंसूबों का नहीं है, सवाल नीयत, तरजीह और अमल दरामद का है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे मुल्तान में सामने आने वाले एक ऐसे फाइनेंशियल स्कैंडल की जिसने सरकारी इदारों की ट्रांसपेरेंसी पर एक बार फिर से सवालिया निशान लगा दिया है। हॉर्टिकल्चर एजेंसी के शुबाए मार्केटिंग में 4 साल के दौरान 17 करोड़ रुपए से जायद की मुबैना खुर्द-बुर्द, और ये सब ऐसे फंड्स में जो शहर की खूबसूरती पर खर्च होने थे। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ चंद अफराद का फ्रॉड है या एक पूरा सिस्टम फेलियर है? इस मामले पर मजीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास ने। ज़हीर, सबसे पहले तो ये बताएं ना कि आखिर 4 साल तक 17 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द कैसे होती रही और क्यों किसी को इस हवाले से खबर तक नहीं हो सकी है? जी शुक्रिया फरजाना। अगर बात की जाए हार्टिकल्चर एजेंसी के शोबा मार्केटिंग की तो ये कोई पहला वाकया नहीं है कि इस शोबे में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। आपको याद होगा गाए बगाए हम अपने इस प्रोग्राम में भी निशानदेही करते रहे। अब मामला ये है कि ये जो 4 सालों के दौरान बड़ा फ्रॉड सामने आया है, इस पर जो इस महकमे के सरबराह हैं उनकी तरफ से एक इंक्वायरी जो है महकमाना शुरू की गई थी। उस इंक्वायरी में पिछले 4 साल का रिकॉर्ड जो है वो तहवील में लिया गया था, जिसके बाद पता चला था कि तकरीबन 30 करोड़ रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। अच्छा। जिसके बाद ये जो रेफरेंस है ये एंटी करप्शन को भेजा गया था। जुलाई में ये जो रेफरेंस है वो एंटी करप्शन में गया। एंटी करप्शन के जो डायरेक्टर हैं उनकी जानब से 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई जिसने इब्तदाई इंक्वायरी शुरू की। इंक्वायरी टीम ने तमाम रिकॉर्ड जो है वो PHA से अपनी तहवील में लिया। जिन पर इल्जामात थे, जिन अफसरान पर, मुलाजमीन पर, उनसे भी उन्होंने पूछगछ की, उन्हें अपने दफ्तर में तलब किया और तमाम तर जो इब्तदाई इंक्वायरी है वो मुकम्मल की। इब्तदाई इंक्वायरी की जो फाइंडिंग है उसके मुताबिक 17 करोड़ रुपए से जायद की जो माली बेज़ाब्तियां हैं, जो फ्रॉड है वो साबित हो चुका है। जिसके बाद एंटी करप्शन ने जो है वो मुकदमा दर्ज किया है जिसमें जो शोबा मार्केटिंग के डायरेक्टर हैं, दीगर जो 2 मुलाजम हैं, उनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की गई है, जबकि 3 ऐसे मुलाजमीन हैं जिनके किरदार का तयन करने की हदायत की गई है। अब जैसे ये तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो जो बाकी 3 मुलाजमीन हैं उनके किरदार का भी तयन हो जाएगा। अच्छा ज़हीर, ये भी बताइए कि हमें पता चला है कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए जो हैं वो जनाब पाक गेम्स के कॉन्ट्रैक्टर को देने की कोशिश की गई थी, और ये जो कोशिश की जा रही थी तो हम इसको क्या कहें, क्या ये फेवरेटिज्म की वाज़ेह मिसाल नहीं है? ये होता यही रहा है ना कि अपने जो फेवरेट ठेकेदार हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए जब भी पब्लिसिटी का ठेका दिया जाता था, जो मार्केट सर्वे है उससे हटकर दिया जाता था। दूसरी जानब जो पंजाब हुकूमत के वज़ा करदा कवानीन है उसके मुताबिक जब भी आपने सालाना ठेका करना होता पब्लिसिटी का तो उसमें 10% इजाफा लाजमी होना चाहिए। मगर हमने देखा कि पिछले 3 से 4 साल के दौरान जो PHA का ठेका था पब्लिसिटी का वो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% इजाफे के बाद सालाना बुनियादों पर होता रहा। अब ये जो पिछले साल ठेका हुआ था वो 22 करोड़ में हुआ था। जब इन अफसरान की मुबैना बेदातियां सामने आई कि किस तरह से ठेकेदारों को फायदा दिया जा रहा है, इंक्वायरी हुई, उसके बाद एंटी करप्शन ने भी इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल की, FIR दर्ज की, तो पता चला कि ये जो ठेका था उसमें बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द होती थी। दूसरी जानब इसका दूसरा पहलू देखें कि पिछले साल जो ठेका 22 करोड़ का हुआ, इस साल वही पब्लिसिटी का ठेका जो है वो 34 करोड़ का हुआ है। अंदाजा करें कि जब इन अफसरान को माइनस किया गया, ओहदों से हटाया गया, तो उसके बाद जब नया ठेका किया गया तो उसमें 12 करोड़ पैसे जायद की आमदन जो है वो हार्टिकल्चर एजेंसी के शोबा मार्केटिंग को मुतवक्के है। अंदाजा करें कि इतने ज्यादा रेट पर ठेका गया, अगर पिछले सालों में भी अगर उसमें 10% इजाफा किया जाता हर साल तो इससे इदारे को भारी आमदन हासिल हो सकती थी। दूसरी जानब अगर दुकानों का किराया शफाफ तरीके से वसूल किया जाता, इसी तरह पार्किंग स्टैंड की नीलामी शफाफ तरीके से की जाती, किए गए किराए हैं वो तो एक तरफ, वो जो जिस तरह से आपने बताया कि कैश भी वसूल
वसूल किया गया वो उसको खुर्द-बुर्द कर लिया गया, वो किसी तरह से भी उसके खाते में नहीं डाला गया है। तो इसके अलावा अगर हम कैश के अलावा अगर बात करें, जो 6 करोड़ 40 लाख रुपए के जो चेक्स थे वो भी 4 साल तक बैंक में जमा नहीं करवाए गए थे। तो इसको हम किस तरह से देखेंगे? ये तो डायरेक्ट फाइनेंशियल क्राइम है, उसको हम किस तरह से लेंगे और किस तरह से सजाएं दी जाएंगी इस हवाले से? जी आप देखें कि 4 सालों में ये 6 करोड़ 40 लाख रुपए के चेक हैं। हाँ। ये चेक जो हैं वो सरकारी खजाने में जमा ही नहीं करवाए गए, नहीं करवाए बाद गए, में बिल्कुल। क्या गया, ठेकेदारों के साथ मुबैना तौर पर बात की गई, उन्हें उनसे कैश की सूरत में रकम वसूल की गई और उनके चेक उन्हें वापस कर दिए गए। अंदाजा करें कि 6 करोड़ 40 लाख रुपए मालियत हाँ। के चेक थे, जो कि इसमें भी ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। उसके बाद इसके अलावा एक और मामला है, उसमें हुआ क्या कि 1 करोड़ 37 लाख मालियत का चेक जो वो बाउंस भी हो गया। तो इस तरह की बेज़ाब्तियां जो है वो हार्टिकल्चर एजेंसी तो के जब ये शोबा चेक बाउंस हुआ तो क्या उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया गया? जी आप देखें ना कि यहाँ तो सारी गेम ही ठेकेदारों को नवाजने की है। जब आप खुद ही उन्हें रास्ते दे रहे हैं, जब आप खुद ही उनको नवाज रहे हैं, तो उनके खिलाफ आपने एक्शन क्या लेना है? अगर एक्शन लेना होता तो इतने बड़े पैमाने पर बेदाब्तियां की जाती हैं कि दुकानों का किराया आता है वो कहीं और एडजस्ट हो जाता है, अगर वास्ता से कोई फंड आता है हार्टिकल्चर तो वो कहीं और इस्तेमाल कर लिया जाता है, अगर ठेकेदार का पब्लिसिटी का कैश की सूरत में पैसे आते हैं तो वो मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द कर लिए जाते हैं। ये गुज़श्ता 4 साल की हार्टिकल्चर एजेंसी की कहानी है कि शोबा मार्केटिंग में बड़े पैमाने पर बेदाब्तियां सामने। अब एंटी करप्शन ने इसकी तो इंक्वायरी शुरू कर दी है, FIR भी दर्ज कर ली है। दूसरी जानब यहाँ पर शोबा इंजीनियरिंग जो है हार्टिकल्चर एजेंसी का, उसमें भी 4 करोड़ रुपए से जायद की मुबैना खुर्द-बुर्द सामने आई थी, उसकी भी अभी तहकीकात जो है वो ज़ेर इल्तवा है, वो इंक्वायरी भी अभी हतमी मराइल में दाखिल नहीं हुई। इसके साथ साथ टैंपरिंग के जरिए तरक्की लेने का भी एक मामला है हार्टिकल्चर एजेंसी में, उसकी भी तहकीकात जो है वो एंटी करप्शन में हो रही है। एंटी करप्शन हुकाम से जब इस हवाले से बात हुई तो उनका कहना था कि फ्रॉड, कवायद की खिलाफ वर्दी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर सारा गबन किया गया है और मुतलका कॉन्ट्रैक्टर और 3 मुलाजिमीन के किरदार का तयन जो है वो बिगड़ा पड़ा है। हम ज्यादा दूर नहीं जाते, 2024-25 की ही बात कर लेते हैं। इसके अंदर 3 करोड़ 20 लाख रुपए जो है वो एडजस्ट करके उसे सेल्फ इनकम जाहिर किया गया। तो इस इनकम को आप क्या कहेंगे और इस तरीका कार को क्या कहेंगे? ये तो सीधी सीधी अकाउंटिंग की मैनिपुलेशन है। जी वही तो मैं आपको सारा बताया कि इस कहानी में हुआ ये है कि अगर रकम कहीं और से वसूल की गई है तो उसे कहीं और दायर कर दिया गया है। कोई रकम, कोई चेक जो है वो बाउंस हो रहा है तो कोई चेक जो है वो कैश की सूरत में पैसे ले लिया और चेक वापस ठेकेदारों को दे दिया गया। तो ये इसी तरह का गोरखधंधा जो है अपनी जेबें भरी गई हैं ज़हीर इस मामले में। जी उसमें होता क्या है कि जब इदारे का सरबराह बराए रास्त मुबैना तौर पर मुलव्वस होता है तो इसी तरह की सूरत सामने आती है। कहा यही जाता है कि जो मौजूदा सरबराह हैं, इनसे पहले जो भी सरबराह यहाँ पर तैनात हुए, मुबैना तौर पर वो अपना हिस्सा भी वसूल करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्लीन चिट जो है वो दे रखी थी, उन्होंने ओपन हैंड जो है उन्हें आज़ादाना इस्तेमाल इख्तियारात करने की इजाज़त दे रखी थी कि आप जो मर्जी सियासत के आप मालिक हैं, आप जो मर्जी करें। यही वजह है कि शोबा मार्केटिंग में पहले भी इस तरह की बेदाब्तियां सामने आई, मगर इस तरह की कोई बड़ी तहकीकात नहीं की गई, इस तरह की बड़ी कोई इंक्वायरी स्टैंड नहीं की गई। महकमा बड़े पैमाने पर पहली दफा हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा भी तो दर्ज किया है ना। तो ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या इस केस में सीनियर ऑफिसर्स का किरदार भी उसमें सामने आ सकता है? जी ये मुकदमा जो दर्ज किया गया उसमें एक सीनियर अफसर जो है हार्टिकल्चर एजेंसी के वो भी नामजद हैं। उसके साथ साथ दीगर जो 2 मुलाजमीन हैं वो अकाउंटेंट है मार्केटिंग के, इस तरह एक रिकवरी अफसर है मार्केटिंग के शोबा के, तो वो नामजद किए गए हैं। इसके साथ साथ जो दीगर 3 मुलाजमीन हैं उनके किरदार का तयन किया जाएगा दौरान तफ्तीश। अब ये कहना है एंटी करप्शन का, अब साफ ज़ाहिर है FIR हो चुकी है, गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं कि गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और जब ये तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो मजीद जो किरदार हैं वो भी सामने आने का इम्कान है। ठीक है, बस आखिर में मुझे इतना बता दीजिए कि अगर ये फ्रॉड अब साबित हो जाता है जिस तरह से इंक्वायरी की जा रही है, तो क्या सिर्फ मुलाजमीन को ही कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा या फिर पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जाएगा?
अजी होता क्या है कि जब भी कोई इंक्वायरी मुकम्मल होती है, FIR दर्ज होती है, तमाम रिकॉर्ड जो है उसकी जांच पड़ताल होती है, तो कोशिश की जाती है कि रिकवरी भी की जाए। अगर ये तमाम तर इल्जामात इब्तदाई इंक्वायरी में तो साबित हो चुके हैं, अब इस मरले पे अगर साबित होते हैं तो जो भी खुर्द-बुर्द की गई है, जो भी गबन किया गया, ये इंक्वायरी आखिर कब तक और कहां तक जा। नाज़रीन, ये मामला जो है सिर्फ हॉर्टिकल्चर एजेंसी का नहीं है, ये उस सिस्टम का है जहां फाइलों में सब ठीक होता है और हकीकत में करोड़ों रुपए गायब होते हैं। अवाम के पैसे पर हाथ साफ करने वालों के खिलाफ सिर्फ मुकदमात नहीं बल्कि उन्हें मिसाली सजाएं भी देना बहुत जरूरी है। देखना यह है क्या यह इंक्वायरी वाकई लॉजिकल एंड फेयर अंजाम तक पहुंचती है या फिर फाइलें किसी दराज के अंदर बंद हो जाएंगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।